नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म बातें कानून की में। साथियों, बातें कानून की में आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, यानी कि जो हमारा SC/ST एक्ट जिसको हम लोग जानते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए जो उनके साथ भेदभाव होता है या उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, उनको उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे लॉ में इसका प्रोविज़न किया गया है। तो हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं एक-एक करके, और इस एक्ट के जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न हैं, उनको कवर करने वाले हैं। ये जो एक्ट है, जो अभी ये हमारी ये UPSI का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी ये सिलेबस के अंदर ये एक्ट मेंशन है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये कब इन्फोर्समेंट इसका हुआ, इसमें कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसका क्या स्पेशल क्यों ये लॉ है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और एक-एक करके इस इम्पोर्टेंट सेक्शन को इसके हम लोग देखने वाले हैं और सब कुछ समझने वाले हैं। सबसे पहले तो इसमें ये चीज़ जानना वाली चीज़ है कि इस एक्ट का नाम क्या है। तो जो एक्ट है अपना, इसका नाम है दी SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इस एक्ट का पूरा नाम क्या है? द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ठीक है, तो इस एक्ट के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम लोग। तो इसका जो हमारा एक्ट है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट, इसका जो पहला चैप्टर है, इसका इस पहले चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन उसमें है, तो इम्पोर्टेंट पहला और दूसरा है, जिसमें इसका पहला जो सेक्शन है वो बात करता है इसके नेम और एक्सटेंट के बारे में। तो नेम इसका क्या है? तो नेम हमने आपको बता दिया, इसका नाम है द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इस एक्ट का पूरा नाम है। और ये कब से लागू हुआ है? तो इसकी डेट आपको याद रखनी है कि 30 जनवरी 1990 से ये लागू हुआ है। 30 जनवरी 1990 से ये एक्ट जो है वो लागू हो चुका है। और ये एक्ट जो 30 जनवरी 1990 से क्या हुआ, इसका इन्फोर्समेंट हो चुका है। और इसका जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में इम्पॉर्टेंट कुछ डिफिनीशंस दी गए हैं, जिसमें एट्रोसिटीज़ क्या होंगी, विक्टिम कौन होंगे, डिपेंडेंट कौन होंगे, पब्लिक सर्वेंट कौन होंगे, इन सब के बारे में इसमें बात की गई है। यहाँ पे साथ ही साथ सोशल बाइकॉट का मतलब क्या है, इकोनॉमिक बाइकॉट क्या है, मैनुअल स्कैवेंजर क्या है, इन सारी चीज़ों को इसमें डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, एट्रोसिटी का क्या मतलब होता है, तो ये एट्रोसिटी जो है वो सेक्शन 2 का जो क्लॉज सेक्शन 2 का जो क्लॉज ए है, सेक्शन 2 का क्लॉज ए, सेक्शन बात करें सेक्शन 2 का क्लॉज ए, ये बात करता है एट्रोसिटी के बारे में। एट्रोसिटी क्या होती है? तो इसमें सिंपल सा लाइन लिखा हुआ है कि एट्रोसिटीज का मतलब वही होगा जो अंडर सेक्शन 3, यानी सेक्शन 3 में जिन चीज़ों को पनिशेबल बताया गया है, वो चीज़ें क्या है, एट्रोसिटीज है। एट्रोसिटीज हम लोग अभी जब सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग एट्रोसिटी के बारे में डील करेंगे। दूसरी चीज़ इसमें बताई गई विक्टिम। विक्टिम कौन होगा? देखिए, जो SC/ST एक्ट है, इसमें विक्टिम केवल और केवल यानी कि जो SC/ST कैटेगरी के जो पर्सन्स होते हैं, वही लोग इसमें विक्टिम हो सकते हैं, सारे लोग इसमें विक्टिम्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है। और डिपेंडेंट कौन होगा? तो ये इसमें जो SC/ST कहाँ डिफाइन किया गया है, तो इसको आप समझ लीजिए। ये सबसे पहले आप समझिए कि इसमें विक्टिम तो आपने जान ही लिया, इसमें डिफाइन किया गया है जो SC और ST के बारे में। तो इसका जो सेक्शन इसका 2 का क्लॉज C है, ये डिफाइन करता है SC और ST के बारे में, यानी SC/ST कौन लोग होंगे। तो इसमें कहा गया है कि SC/ST वो पर्सन्स होते हैं जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के क्लॉज 4 और
5 में जिनको SC/ST बताया गया, यानी कि जिन लोगों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के क्लॉज 4 और 5 में SC और ST डिक्लेयर किया गया है, वही लोग SC/ST जो है वो कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट डिफिनेशन किसकी है, इसमें एक डिफिनेशन है इसका सेक्शन टू का क्लॉज बी, टू का क्लॉज है BC, एक साथ ही ऐसे कई सारे सेक्शन है, तो इसमें सेक्शन जो BC है वो बात करता है इकोनॉमिक बाइकआउट के बारे में। इकोनॉमिक बाइकआउट का मतलब क्या होता है कि आप किसी SC/ST पर्सन से क्या करते हैं, उसको उसका इकोनॉमिक बाइकआउट करते हैं, नहीं कि उसको आप किसी, जैसे कहीं पे आप मान लीजिए कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, तो उसको आप जैसे कोई बिजनेस करते हैं तो आप उस व्यक्ति की मान लो योग्यता है, वो आप साथ बिजनेस करना चाहता है, लेकिन आप केवल इस बेस पे उसको अपने बिजनेस में शामिल नहीं करना चाहते हैं, या उसको शामिल नहीं होना देना चाहते हैं, या उसको नौकरी पे नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि वो SC/ST कैटेगरी का व्यक्ति है। इस बिहाफ पे उनका अगर आप इकोनॉमिक बाइकआउट कर रहे हैं, या जैसे होता नहीं कोई काम पे नहीं रख रहा है अपने यहाँ केवल इस आधार पे कि SC/ST है, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप SC/ST एक्ट के तहत जो है इसको कंसिडर किया जाएगा। और ये जो कार्य किया जा रहा है किसी नॉन SC पर्सन द्वारा, यानी कि जो नॉन SC पर्सन है, कि जो भी अदर कास्ट के लोग होते हैं जो SC/ST नहीं है, उनके द्वारा केवल इस बिहाफ पे कि कोई व्यक्ति SC/ST उसके साथ कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं, उनको नौकरी में नहीं रख रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को इकोनॉमिक बाइकआउट के अंतर्गत कंसिडर किया गया है। ठीक है, और एक डिफिनीशन इसमें सेक्शन 2 का क्लॉज B का बी डी एक साथ ही है, इसको बी डी को याद रखें। इसमें बताया गया स्पेशल कोर्ट्स के बारे में, यानी एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स, यानी कि जो SC/ST के जो ऑफेंस होते हैं उनको विशेष न्यायालय होता है उनका SC/ST कोर्ट का। SC/ST से जुड़े हुए जो मामले होते हैं वो सेशन कोर्ट होती है, जिनको कि स्पेशल पावर दी गई है, केवल वो SC/ST से रिलेटेड मैटर को देखते हैं। तो जो कि सेक्शन 14 में बताया गया, हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं। तो सेक्शन 2 का क्लॉज BD में क्यों ले बताया गया है कि एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो सेक्शन 14 में डील किए गए हैं कोर्ट जिनके बारे में, वही जो हैं स्पेशल कोर्ट्स की चर्चा की जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज़ है इसमें पब्लिक सर्वेंट की बात की गई है। सेक्शन इसका जो सेक्शन है, सेक्शन 2 का क्लॉज BG, इसमें बात की गई पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या होगा, तो अभी जब पुरानी IPC थी तो उसमें सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट था, बट अब नई आ चुकी है तो BNS, यानी पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या होगा, जो BNS में हमारी जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसका जो सेक्शन 2 का क्लॉज 28 है, उसमें जो जो परिभाषा बताई गई है पब्लिक सर्वेंट की, वही लोग पब्लिक सर्वेंट के अंदर कंसिडर करे जाएंगे। पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या होता है, वैसे लोग जो कि पब्लिक सर्वेंट के रूप में जिनको अपॉइंट किया गया है। फॉर एग्जांपल आप जैसे हो गए DM, SDM, पुलिस ऑफिसर्स, या कोई भी मंत्री हो गए, ये लोग जो होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट के डिफिनेशन के अंतर्गत कंसिडर किए जाते हैं। तो इनके बारे में बात की गई सेक्शन 2 का क्लॉज BG में। ठीक है, और इसी में एक और परिभाषा आपको याद रखनी है, इसका सेक्शन जो है सेक्शन टू का क्लॉज ई और बी एक साथ ही हैं। सेक्शन 2 का क्लॉज EB है, इसमें वो बात करता है किसके बारे में, सोशल बाइकआउट के बारे में। सोशल बाइकआउट का मतलब होता है कि आप किसी SC/ST पर्सन को, जैसे मान लीजिए किसी जो कि पब्लिक प्लेस सबके लिए ओपन फॉर ऑल है, वहाँ पर उसके जाने से आप प्रिवेंट कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, उसको उस स्थान पे जाने नहीं दे रहे। मान लीजिए जैसे कोई पार्क बना हुआ है गाँव के बीच में, वहाँ पे सारे लोग जाते हैं, लेकिन कोई नॉन SC कैटेगरी का कोई व्यक्ति है, वो किसी SC/ST कैटेगरी के व्यक्ति को उस पार्क में आने से रोक रहा है, सोशली बाइकआउट कर रहा है, उसको समाज के बीच में बैठने नहीं दे रहा है। कोई मंदिर है मान लीजिए, जैसे कोई वर्शिप का प्लेस है, वहाँ पे उस व्यक्ति को जाने नहीं दे रहा है, जाने से रोक रहा है। ठीक है, या उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव अगर कर रहा है, यानी सोशली बाइकआउट अगर उसको कर रहा है, तो वो चीज़ें भी डील की गई हैं सेक्शन 2 के क्लॉज EB में। फिर एक परिभाषा आपको रखनी है विक्टिम, हमने आपको पहले ही बता दिया है, उसका EC में जो विक्टिम के बारे में डिफिनेशन बताई गई, यानी कि मेन जो भी डिफिनेशन है हमने आपको बता दी। एक डिफिनेशन इसमें है डिपेंडेंट के बारे में बताया गया है। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग जो SC/ST कैटेगरी का जो व्यक्ति जो कि विक्टिम है, उस पे मतलब उसके डिपेंडेंट, जैसे उसका चाइल्ड हो गया, उसके बच्चे हो गए, उसका भाई बहन, उसके माता पिता, या उसका
स्पाउस है, उसके हस्बैंड है, वाइफ है तो उसका स्पाउस हस्बैंड होता है, हस्बैंड है उसकी स्पाउस वाइफ होती है, ये हो गए। या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पूरी तरीके से उस पर्सन के ऊपर डिपेंड, यानी कि एक तरीके से उसका चाहे जैसे कि चाहे उसका मेंटेनेंस का खर्चा जो होता है उस पर डिपेंडेंट डिपेंडेंट मतलब होता है कि जो पर्सन उस व्यक्ति पर निर्भर है, या जो मान लीजिए SC/ST कैटेगरी व्यक्ति जो विक्टिम है उससे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जो कि सोशली, इकोनॉमिकली या मतलब मैरिटल रिलेशन, इन सारी चीज़ों के साथ अगर कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो क्या है, डिपेंडेंट की परिभाषा के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। लीगल एयर्स का मतलब आप समझ रहे हैं, लीगल एयर्स मतलब वही होता है जैसे पिता है तो उसका बेटा उसका लीगल एयर है, जो कि उसका मतलब कि लेजिटिमेट चाइल्ड है, वो सारे लीगल एयर्स के डिविजन में कंसीडर किए जाते हैं। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है इनको आपको सेक्शन 2 में इसको आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एट्रोसिटीज के बारे में, जो हमारा सेक्शन 3 डील करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें बताया गया है एट्रोसिटीज होती क्या है, साथ ही साथ एट्रोसिटीज का जो पनिशमेंट है उन सब के बारे में भी इसमें डील किया गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं सेक्शन 3। देखिए, इस सेक्शन 3 की अगर बात करें तो ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज, जो हमारा अभी हमने पढ़ा कि सेक्शन 2 का जो क्लॉज ए है, क्लॉज सेक्शन 2 के क्लॉज ए में कहा गया कि एट्रोसिटीज का वही मतलब होगा जो सेक्शन 3 में बताया गया है। सेक्शन 3 में क्या चीज़ें बताई गई हैं उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो सेक्शन 3 में कही गई है वो क्या है कि देखिए, सेक्शन 3 में बात की गई है कि देखिए, सेक्शन 3 का मतलब होता तभी सेक्शन 3 अप्लाई होगा व्हेन ऑफेंडर इज नॉन SC/ST एंड विक्टिम इज SC/ST। यानी कि सेक्शन 3 का एप्लीकेशन तभी होता है जबकि ऑफेंडर कौन हो, कोई नॉन SC/ST कैटेगरी का व्यक्ति, यानी कि जो SC/ST कैटेगरी का व्यक्ति नहीं है, और विक्टिम इसमें कौन होगा, तो विक्टिम इसमें SC/ST कैटेगरी का ही व्यक्ति होता है। क्या करते हैं, एक्ट काजिंग ह्यूमिलिएशन, इंडिग्निटी और एक्सप्लॉयटेशन। यानी कि कोई नॉन SC/ST कैटेगरी का व्यक्ति है, अगर वो कोई SC/ST कैटेगरी के व्यक्ति के साथ किसी तरह का भेदभाव कर रहा है, उसकी इंटीग्रिटी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, क्या मतलब है, जैसे किसी मान लीजिए फोर्सिंग टू ईट इनडेबल सब्सटेंस, यानी किसी गंदी चीज को खाने के लिए उस SC/ST कैटेगरी वाले व्यक्ति को क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है। कौन कर रहा है, जो नॉन SC/ST कैटेगरी का व्यक्ति है। डंपिंग वेस्ट, यानी कि जो कूड़ा कचरा होता नहीं होता है कि उसकी प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई नॉन SC/ST कैटेगरी का व्यक्ति है, वो किसी SC/ST कैटेगरी के व्यक्ति के घर के ऊपर क्या घर के बाहर या उसकी प्रॉपर्टी में गंदी चीज़ों को फेंक रहा है, या पैरेडिंग नेक्ड, यानी कि उसको मतलब कि बिना कपड़ों के घुमा रहा है, मतलब घुमाने के लिए मजबूर कर रहा है कि तुम नंगे घूमो यहाँ पे, उसको ज़बरदस्ती उसके साथ कर रहा है। रॉन्गफुल डिस्पोजेशन ऑफ लैंड एंड डिस्ट्रक्टिंग ऑफ क्रॉप, यानी कि उसके रॉन्गफुली तरीके से उसकी ज़मीन पर कब्जा कर ले रहा है और उसकी फसल को क्या कर रहा है, काट रहा, मतलब उस ज़बरदस्ती किसी यानी कि कोई नॉन SC/ST कैटेगरी का व्यक्ति किसी SC/ST कैटेगरी के व्यक्ति के ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है, उस पर फसल उगा रहा है, उसको काट रहा है, उसको डिस्पोजेस कर दे रहा है, उसके लैंड से, उसके पोजीशन से बाहर कर दे रहा है। ये इस तरीके का कोई कार्य कर रहा है तो सब क्या है, एट्रोसिटीज़ के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। और दूसरी चीज़ अगर इसमें आप देखेंगे और क्या है, फोर्स लेबर, यानी कि उससे ज़बरदस्ती मजदूरी करवा रहा है, अगर वो कार्य नहीं करना चाह रहा है उससे ज़बरदस्ती कर रहा है। मतलब होता नहीं कि कोई जनरली क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि जो SC/ST कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं उनको जैसे कि होता है ना कि सीवेज साफ करने के लिए कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है, वो उनका इच्छा है ना, क्योंकि आप किसी को जबरदस्ती काम नहीं करो, लेकिन कोई व्यक्ति क्या कर रहा है कि जबरदस्ती उनसे कह ही रहा है नहीं तुमको करना ही पड़ेगा, तुम इसीलिए बने हो, तुम इस जाति में पैदा हुए इसलिए तुमको ये कार्य ही करना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें अगर उनके साथ कोई व्यक्ति कर रहा है तो सब क्या है, एट्रोसिटीज़ के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। या उससे बेगार करवा रहा है, बेगार का मतलब क्या होता है कि उससे मजदूरी भरपूर करवा रहा है, उसको पैसा नहीं दे रहा है जो उस चीज़ के लिए कि जितना उसका मतलब कि एक तरीके से जो पेमेंट होता है जिस दिन का, या जो भी मान लीजिए दिन में कोई 8 घंटा आपके यहाँ काम किया, उसकी जो भी पेमेंट बन रही है आप उसको पैसा उस हिसाब से नहीं दे रहे हैं। सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ SC/ST में, अगर आप किसी SC/ST कैटेगरी की महिला के साथ सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं तो ये भी क्या है,
ये एट्रोसिटीज का क्या है, ऑफेंस है। कास्ट एब्यूज इन पब्लिक, अगर आप पब्लिकली किसी को उसके जाति सूचक शब्दों से गाली दे रहे हैं, जैसे होता नहीं कि आप जैसे अब मैं उन चीज़ों को यहाँ पे नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉन एस सी कैटेगरी के लोग होते हैं, कि जो ऊंची कास्ट के लोग होते हैं, वो एस सी कैटेगरी के लोगों को उनके जाति सूचक शब्दों से क्या करते हैं, गाली देते हैं। अगर आप उनको गाली दे रहे हो, भंगी वगैरह जैसे होता है ना शब्द बोल देते हैं, अगर इन सब चीज़ों को आप बोल रहे हो पब्लिकली, तो ये क्या है, एट्रोसिटीज का ऑफेंस है। डिनायल ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, वाटर सोर्सेस, टेम्पल्स, यानी कि आप उन डिनाइल कर रहे हो, यानी कि जैसे पब्लिकली आप पब्लिक प्लेस पे जाने से उनको रोक रहे हो, या मान लीजिए कोई सरकारी नल है, वो सबके लिए ओपन फॉर ऑल है, कोई भी जा सकता है पानी भरने, आप किसी एस सी एस टी कैटेगरी के व्यक्ति को वहाँ पे पानी नहीं भरने दे रहे हो, इस तरीके की अगर आप ऑफेंसेस कर रहे हो, किसी को एस सी एस टी कैटेगरी के व्यक्ति को आप टेम्पल में जाने से रोक रहे हो, उसको मंदिर में प्रवेश करने से रोक रहे हो, तो ये जो सेक्शन 3 में बहुत लंबी लिस्ट दी गई, लेकिन हमने मेन चीज़ें आपको बता दी। अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो तो ये क्या है, ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज है। और जो भी व्यक्ति इस तरह के ऑफेंस करते हैं, कि कोई नॉन एस सी एस टी का व्यक्ति अगर एस सी एस टी कैटेगरी व्यक्ति के साथ इस तरह का भेदभाव करता है, उससे बेगार करवाता है, उसको गंदी चीज़ खाने के लिए कहता है, उसको नंगा घूमने के लिए कहता है, उसको जात सूचक शब्दों से गाली देता है पब्लिक प्लेस पे, उसको वाटर नहीं भरने देता है, उसके ज़मीन पे कब्जा कर लेता है ज़बरदस्ती, कोई अगर वुमेन है तो उसके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है कोई नॉन एस सी एस टी कैटेगरी का व्यक्ति, तो इस तरह की चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज के अंतर्गत वो कंसीडर किया जाएगा, और आपको क्या होगा, आप इसके दोषी पाए जाएंगे, तो इसके लिए अलग अलग तरीके की सज़ा भी जो है, सज़ा का जो भी प्रावधान है वो हमारे सेक्शन 3 में ये किया गया है। सेक्शन 3 में अगर हम बात करें तो मिनिमम पनिशमेंट की अगर बात करें तो मिनिमम जो पनिशमेंट है सेक्शन 3 में किए गए ऑफेंस की, वो 6 मंथ है, यानी कि 6 महीने से कम कोई सज़ा इसमें है ही नहीं। और मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम पनिशमेंट जो होती है वो 5 साल से हो सकती है, फाइन भी हो सकती है, या आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि डेथ पनिशमेंट तक भी आपको दिया जा सकता है। वो आपकी ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस यानी किस लेवल का ऑफेंस है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। साथ ही साथ सेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 3 में इनहेंस पनिशमेंट इफ ऑफेंडर इज पब्लिक सर्वेंट, अगर इस तरह का ऑफेंस किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया जा रहा है, जो हमने अभी सेक्शन 3 में जो जो चीज़ें पढ़ी, इस तरह का ऑफेंस अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कर रहा है तो उसकी जो सज़ा है उसको क्या दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, उसकी सज़ा जो है वो इन्हेंस कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है सेक्शन 3 में। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या बात करता है, सेक्शन 4 बात करता है निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज बाय पब्लिक सर्वेंट, यानी कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, अगर उसके पास कोई एस सी एस टी कैटेगरी का व्यक्ति गया है, मान लीजिए जैसे होता नहीं है कि अगर किसी एस सी एस टी कैटेगरी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है किसी नॉन एस सी कैटेगरी के व्यक्ति के द्वारा, और अगर वो थाने पे एफ आई आर लिखवाने गया है और वहाँ पे दरोगा उसका एफ आई आर लिखने से मना कर दे रहा है, या उसकी बातों को सुनने से मना कर दे रहा है, इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर रहा है, चार्जशीट वगैरह ये सब चीज़ें अगर वो कर रहा है, अगर वो डिले अगर इन सब चीज़ों को वो करता है तो क्या होगा, ये उसको भी पनिशमेंट इसके बारे में बात की है सेक्शन 4 में, जिसमें 6 महीने तक का पनिशमेंट, 6 महीने से लेकर 1 साल तक का कारावास उस पब्लिक सर्वेंट को भेज सकता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये जो हमारा एस सी एस टी कैटेगरी के लिए जो एक्ट लाया गया है गवर्नमेंट द्वारा, ये कितना मतलब कि पावरफुल एक्ट है। यानी कि अगर आप एफ आई आर नहीं लिख रहे हैं या इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं मैटर को, चार्जशीट नहीं तैयार कर पा रहे हैं, और इसमें क्या है, डिले बियॉन्ड 60 डेज विदाउट जस्टिफिकेशन, आप बिना किसी रीजनेबल कारण के 60 दिन के अंदर अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहे हैं, चार्जशीट नहीं फाइल कर पा रहे हैं, इन सब चीज़ों को अगर आप कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी से निगलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें पनिशमेंट 6 महीने से लेकर 1 साल तक की पनिशमेंट पब्लिक सर्वेंट को भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 के बारे में हम लोग ने जान लिया। अब बात करते हैं सेक्शन 5 से लेकर 9 तक, इसमें कुछ लीगल प्रोविजंस दिए गए हैं। ये लीगल प्रोविजंस के क्या हैं, तो इसमें जैसे होता है ना, इनहेंस पनिशमेंट ऑफ रिपीट कन्विक्शन, अगर कोई व्यक्ति रिपीटेड ऑफेंडर है कि बार बार ऑफेंस कर रहा है, एस सी एस टी कैटेगरी के व्यक्ति के साथ उसको परेशान कर रहा है, उसकी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, उसको जात सूचक शब्दों से गाली दे रहा है, तो अगर रिपीट अगर उसका एक से अधिक बार उसके ऊपर कन्विक्शन होगा इस चीज़ का, एस सी एस टी का, तो उसकी पनिशमेंट जो है वो बढ़ाई भी जा सकती है। और सेक्शन 6 अगर हम बात करें, सेक्शन 6 किस बारे में बात करता है, सेक्शन 6 बात करता है कि जैसे आई पी सी प्रोविजन लाइक कॉमन इंटेंशन, देखिए सेक्शन
अभी तक तो देखिए पुराना लॉ था तो उसमें आईपीसी की बात होती थी, अब बीएनएस की बात हो गई। तो यानी कि जो सेक्शन 6 है वो बात करता है कि जो भारतीय न्याय संहिता हमारी आ चुकी है 2023 में, इसके जो प्रोविजंस हैं उस वो भी अप्लाई होंगे किस पे, सेक्शन वो भी अप्लाई होंगे SC/ST एक्ट पे। जैसे आप पढ़े होंगे तो जो सेक्शन 3 का क्लॉज 5 है हमारे बीएनएस में, या सेक्शन 189 है, या सेक्शन 190 है, ये सारे चीज़ें भी क्या होंगी, अप्लाई होंगी SC/ST। जैसे अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कॉमन इंटेंशन के साथ किसी SC/ST कैटेगरी की व्यक्ति के साथ एट्रोसिटीज कर रहे हैं, जो हमने सेक्शन 3 में एट्रोसिटीज के बारे में आपको बताया, वो चीज़ें कर रहे हैं, या अपने कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए वो चीज़ें कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, वो जैसे उनमें से शामिल हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार जिम्मेदार होगा जिस तरीके से बीएनएस के अंतर्गत वो कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट के अंतर्गत उनका कन्विक्शन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या होंगी, अप्लाई होंगी। ठीक है, अगली चीज बात करें सेक्शन 7 बात करता है प्रॉपर्टी यूज्ड इन ऑफेंस कैन बी फॉरफिटेड, यानी कि अगर किसी संपत्ति का इस्तेमाल ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज को करने में किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसकी उस प्रॉपर्टी को क्या किया जाता है, फॉरफिचर, यानी कि उसको जब्त किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7। ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज ऑफ कास्ट, किस आधार पर प्रिजम्पशन किया गया कि आपने मतलब कि जानबूझकर ये चीज़ें को जानते हुए कि किसी SC/ST कैटेगरी के व्यक्ति के साथ आप गलत व्यवहार किए हैं, केवल उस बेस पे कि वो SC/ST कैटेगरी का व्यक्ति है, इन सब चीज़ के प्रिजम्पशन के बारे में भी बात की गई है। स्पेशल पावर्स टू ऑफिसर, इस SC/ST कैटेगरी में जो ऑफिसर्स होते हैं उनके कुछ स्पेशल पावर्स भी उनको दी जा सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9। ठीक है, अब बात करते हैं अब हम लोग बात करने वाले हैं रिमूवल ऑफ पर्सन लाइकली टू कमिट एट्रोसिटीज। सेक्शन 10 से लेकर जो 13 तक एक्सटर्मिनेट के बारे में बात की गई है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि जैसे होता नहीं कि अगर मान लीजिए पुलिस के द्वारा जो चार्जशीट फाइल की गई है, कोई रीजनेबल कंप्लेंट जो है, रीजनेबल इंफॉर्मेशन जो है वो जो मतलब कोर्ट को अगर लगता है कि ये कोई व्यक्ति है जो कि ये ऑफेंस करने वाला है या ऑफेंस कर सकता है, किसका चैप्टर 2 में जो भी ऑफेंस हमने भी ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज बताए गए हैं, इस तरह का कोई ऑफेंस किसी व्यक्ति के साथ करने वाला है और उसने कंप्लेंट किया है, उसने दर्ज कराई है और रीजनेबल सस्पिशन है, तो इस बिहाफ पे क्या कर सकता है, कोर्ट आर्डर पारित कर सकता है उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति को उस पार्टिकुलर प्लेस से हटने के लिए कह सकता है कि आप उस टाइम उस एरिया से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। कब तक के लिए, इसमें जो मैक्सिमम एक्सटेनमेंट पीरियड है उसमें 3 साल तक का है, इससे ज़्यादा तक का नहीं है। यानी कि अगर किसी के ऊपर रीजनेबल सस्पिशन है या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव होती है और अगर जज जो होते हैं वो इस पे वो मतलब कि जस्टिफाइड उनको लगती है, तो उस व्यक्ति को उस पार्टिकुलर प्लेस से हटने के लिए कह सकते हैं, जो भी ऑफेंडर है जिसके खिलाफ जो शिकायत की गई है उस व्यक्ति को वहाँ से हटने के लिए बोल सकते हैं। और वो क्या होगा, और जो एरिया होना चाहिए वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का एरिया होना चाहिए, उससे उस व्यक्ति को उस एरिया से उस स्थान से दूर रहने के लिए बोल सकते हैं। और मैक्सिमम पीरियड कितना है, 3 साल तक का है। अगर कोई वायलेशन करता है, अगर वो कोर्ट के आर्डर को नहीं मांगता है, निगलेक्ट करता है कोर्ट के आर्डर को, तो उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 10 से लेकर 13 तक है। अब बात करने वाले हम लोग सेक्शन 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन बात करता है, जो बात करता है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट फॉर स्पीडी ट्रायल, यानी कि जो SC/ST का जो ये एक्ट है, इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए, और जो कोर्ट्स होंगी वो कैसे होंगी, तो देखिए जो सेशन कोर्ट्स होते हैं हमारे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, उनमें से जो कुछ स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएंगी, सेशन जज को पावर दी जाएगी, वो केवल और केवल SC/ST एक्ट या SC/ST से रिलेटेड जो मैटर होंगे केवल उनको सुनेगा। उसके लिए स्पेशल कोर्ट की बात की गई सेक्शन 14 में। और स्पेशल कोर्ट्स में जो के पास ये पावर होगी वो डायरेक्ट क्या कर सकता है, डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है किसी भी मैटर का जो SC/ST से जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए जनरली क्या होता है, जो सेशन कोर्ट्स होती हैं उनके पास मैटर को डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेने का अधिकार नहीं होता है, कुछ सर्टेन केसेस में छोड़ के।
वैसी सर्टेन केसेस जो हैं उसमें एक सर्टेन केसेस है कि आपको स्पेशल पावर दी जाएगी कि आप भले ही आपके देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ना ये विदाउट कमिटल। कमिटल का मतलब क्या होता है कि जब कोई निचली अदालत अपने से ऊपर वाले कोर्ट के पास कोई मामला ट्रांसफर करती है जो कि उसके द्वारा ट्राइबल नहीं, यानी कि मान लीजिए कोई मामला जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ फाइल हुआ और उसमें जो जो ऑफेंस है वो ऐसा है कि जिसमें सजा 10 साल या उससे ऊपर यानी 7 साल या उससे ऊपर सजा है, तो क्या करता है वो मामले को कमिट कर देता है किसके पास, सेशन कोर्ट के पास कमिट करता है। जब कमिट करता है तब सेशन कोर्ट में मैटर क्या होता है, ट्राई होता है। लेकिन SC वाले केस में क्या है कि अगर SC से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो उसके लिए हाई कोर्ट क्या करेगी, स्पेशल कोर्ट्स को बनाएगी, उनको पावर देगी और उनके पास ये पावर होगा कि वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकते हैं किसी भी मामले का जो कि SC के केस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें स्पीडी ट्रायल के बारे में बात की कि ट्रायल टू बी कंप्लीटेड विद इन 2 मंथ एज फॉर एज पॉसिबल, जितना अगर संभव हो। तो जो ट्रायल होता है जो SC कैटेगरी से जुड़ा हुआ मैटर अगर कोई कोर्ट में आया है, फिर एट्रोसिटी से जुड़ा हुआ कोई मैटर आया है तो उनका स्पीडी ट्रायल किया जाएगा और 2 महीने के अंदर उसका क्या किया जाएगा, निपटारा कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, 2 मंथ का टाइम लाइन। साथ ही साथ इसमें बात ये अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाएंगे जो कि जो विक्टिम होगा SC कैटेगरी का, जो विक्टिम होगा उसके केसेस को देखने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15। ठीक है, तो ये सेक्शन 14 और 15 में स्पेशल कोर्ट्स के बारे में जो बातें की गई थी, जो जो मेन चीज़ थी हमने आपको बता दी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, सेक्शन देखते हैं। आगे सेक्शन है सेक्शन 14A। सेक्शन 14A बात करता है अपील की। अपील देखिए ये यहाँ पे जो कोर्ट्स है, स्पेशल कोर्ट्स सेक्शन 14 में हमने पढ़ी है, अभी आपने पढ़ा कि SC ST के लिए स्पेशल कोर्ट्स होंगी। उनकी अपील डायरेक्ट कहाँ हो सकती है, हाई कोर्ट में हो सकती है। ठीक है, डायरेक्ट क्या होती है, अपील जो है वो हाई कोर्ट में हो सकती है। अपील अगेंस्ट बेल आल्सो मेंटेनेबल, यानी कि बेल अगर किसी को दे दी गई है, ये स्पेशल जो कोर्ट्स बनाई गई है SC ST के लिए, अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति को बेल दे दी गई है तो उसके उस बेल के अगेंस्ट में भी उसकी बेल को रिजेक्ट करवाने के लिए जो विक्टिम है उसके पास ये राइट है कि वो कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है और उसकी बेल को रद्द करवाने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, वो भी मेंटेनेबल है। विद इन मैक्सिमम लिमिटेशन क्या है अपील का, तो 90 डेज है और मैक्सिमम 180 दिन तक का समय है अपील का। उससे बाहर आप उससे उससे बाद आप जाएंगे तो आपकी अपील मेंटेनेबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये सेक्शन 14A आपको याद रखना है, इसमें अपील के बारे में चर्चा की गई है। यानी कि आप डायरेक्ट अपील कर सकते हैं कहाँ पर, हाई कोर्ट में। अगर आप यहाँ पे सेशन न्यायालय से सहमत नहीं होते तो आप डायरेक्ट अपील कहाँ कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं 14A के तहत। अब बात करते हैं सेक्शन 15A। सेक्शन 15A बात करता है राइट्स ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस, यानी कि क्या विक्टिम्स के क्या राइट होंगे और विटनेसेस के क्या राइट होंगे, उनके बारे में बात करता है। तो राइट टू प्रोटेक्शन डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, यानी कि विक्टिम के पास राइट है कि उसके डिग्निटी को क्या किया जाएगा, रिस्पेक्ट को उसके क्या किया प्रोटेक्ट किया जाएगा। राइट टू बी हेard इन बेल एंड ट्रायल प्रोसीडिंग, जब भी जो नॉन SC ST कैटेगरी का व्यक्ति है जिसने कि एट्रोसिटीज का ऑफेंस किया है उसके ऊपर जब ट्रायल चलेगा या उसके बेल के ऊपर जब उसकी हियरिंग होगी तो वहाँ पे भी जो विक्टिम है उसको सुनने का मतलब उसको भी सुना जाएगा, यानी कि राइट टू हियर, उसको भी सुनने का अधिकार है। वो भी उसके बेल की जो सुनवाई हो रही है उसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है कोर्ट में खड़े होकर, यानी कि अपने एडवोकेट के थ्रू। जो भी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए गए हैं वो उस व्यक्ति का जो बेल दिया जा रहा है, ऑफेंडर जो भी जिसने भी एक्यूज्ड है, जो भी एक्यूज्ड है SC ST के ऑफेंस का, जो एट्रोसिटीज का ऑफेंस किया है, तो वहाँ पे भी उसको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। फ्री कॉपी ऑफ FIR एंड चार्जशीट, यानी कि जो विक्टिम है उसको फ्री कॉपी ऑफ FIR और चार्जशीट उसको दी जाएगी। रिलीफ कंपनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन, जो नॉन SC ST कैटेगरी का व्यक्ति है उसके ऊपर जो फाइन वगैरह इम्पोज किया जाएगा उसका इस्तेमाल जो विक्टिम है उसके रिहेबिलिटेशन के लिए किया जाएगा। यानी अगर उसको कोई क्षति पहुंची है, उसको चोट लगी है, उसके इलाज के लिए उसके रिहेबिलिटेशन के लिए जो भी उसके ऊपर कंपनसेशन लगाया जाएगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये सेक्शन 15A हमारा बात करता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन, और अगला जो लास्ट चैप्टर है हमारा वो मिसलेनियस है, जिसमें 16 से लेके 23 तक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेक्शन आपका याद रखना है सेक्शन 18। सेक्शन 18 बात करता है एंटीसिपेटरी बेल बार्ड, यानी कि अगर कोई भी किसी व्यक्ति के ऊपर ये SC ST यानी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, यानी कि अगर उसके ऊपर चार्ज लगा है, उसने
किसी भी SC/ST कैटेगरी के व्यक्ति के साथ एट्रोसिटीज की है तो उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी, यानी कि वो एंटीसिपेटरी बेल पहले से अप्लाई करके उसको कोर्ट से नहीं ले सकता है। यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल यानी बात की गई जो कि हमारा पहले भारतीय जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था उसका सेक्शन 438 और जो अभी हमारी नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई उसका जो सेक्शन है 528 पूरी तरीके से बाहर, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल किसी को नहीं दी जाएगी इन द केस जब आपके ऊपर SC/ST कैटेगरी का मामला चल रहा होगा तब। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला सेक्शन है सेक्शन 18A, बात करता है नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिक्वायर्ड, यानी अगर किसी भी व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी व्यक्ति कोई SC/ST कैटेगरी का व्यक्ति है, उसने FIR की है, उसने FIR लिखवाई है थाने पे, तो जो नॉन SC/ST कैटेगरी के व्यक्ति है उसको अरेस्ट करने के लिए किसी भी प्रकार की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है, यानी कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद प्रक्रिया नहीं शुरू होगी। अगर आपके खिलाफ कोई केस आया है तो उसको क्या होगा, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के तरीके से ट्रीट होता है और इसमें आपको क्या की जाती है, विदाउट मजिस्ट्रेट के परमिशन से क्या हो सकती है, गिरफ्तारी आपकी हो सकती है। ठीक है, तो ये इस सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए बनाया गया है, क्योंकि आज के समय में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने मतलब कि आप ही भी देखते हैं तो लोगों के साथ बहुत ही तरीके का गंदा व्यवहार करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा ये SC/ST कैटेगरी का एक्ट बनाया गया है, ये स्पेशल एक्ट है, स्पेशल लॉ है। ये इसमें जो प्रोविज़न है वो दिखाते हैं कि ये एक्ट कितना पावर है इस एक्ट के थ्रू कोर्ट के पास, और न्याय दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल की बात जो भी कर रहे हैं। एंटीसिपेटरी बेल को अलाउ नहीं किया गया है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को मतलब कि अलाउ नहीं है, आप डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से ये दिखाता है कि उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो विधायिका थी उसका क्या ऑब्जेक्ट था जो ये इस एक्ट को बनाया गया है। साथ ही साथ एक्ट ओवरराइड राइट्स अदर लॉज, यानी कि एक्ट अगर किसी के ऊपर किसी ने एट्रोसिटीज का एक्ट किया है तो ये इसमें जो यानी कि आप वैसे भी जानते हैं कि जो स्पेशल लॉ होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशल लॉ जो होते हैं ऑलवेज प्रिवेल जनरल लॉ, यानी कि जनरल लॉ के ऊपर चीज यहाँ है, यानी कि अदर लॉ से ओवरराइड है। ये इसमें जो प्रक्रिया दी गई, किसी ने एट्रोसिटीज का एक्ट किया तो उसका ट्रायल, इंक्वायरी, सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट होगा, यानी कि उसके ऊपर अन्य किसी भी तरीके की कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पे सारा कुछ प्रोवाइड किया गया है उसी तरीके से उसका ट्रायल, उसका इंक्वायरी सारा कुछ होगा, जो कि स्पेशल जज अपॉइंट हुए हैं, सेशन जज, उनके थ्रू ही होगा। ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन, सेक्शन 21 गवर्नमेंट के ऊपर ड्यूटी इम्पोज करता है कि आप इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन क्या करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सेक्शन जो हमारा ये द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 है, इसके बारे में मोटी मोटी चीज़ें आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। और अब अगर इससे जुड़े हुआ कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग आसानी से कर जाएंगे। इसमें मेन चीज़ आपको याद रखनी, जैसे हो गया कि एट्रोसिटी को कहाँ डिफाइन किया गया है, जनरली अगर पूछता है सेक्शन 2 का क्लॉज ए में बताया गया है। अगर बात करेगा कि जैसे आता है ना कि पनिशमेंट फॉर एट्रोसिटीज जैसी चीज़ें कहाँ पर है, सेक्शन 3 में डील की गई हैं। फिर बात करेंगे सेक्शन 4 बात करता है कि निगलेक्ट ऑफ ड्यूटी अगर करता है कोई पब्लिक ऑफिसर तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसमें 6 महीने से लेकर 1 साल तक का कारावास है। मिनिमम पनिशमेंट की बात करें तो मिनिमम पनिशमेंट इसमें 6 महीने है, और मैक्सिमम की बात करें तो डेथ पनिशमेंट तक भी आपको हो सकती है, वो द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस पर डिपेंड करता है। सेक्शन 14 बात करें तो स्पेशल कोर्ट्स की बात करता है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, डायरेक्ट मतलब कि कॉग्निजेंस लेने की पावर है स्पेशल कोर्ट में, 2 महीने के अंदर उसको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 60 दिन ज़्यादा डिले करता है, पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी निगलेक्ट करता है, चार्जशीट वगैरह फाइल नहीं कर पाता है, तो उसको भी 6 महीने से लेकर 1 साल तक की उसको कारावास हो सकती है। 14 में अपील की बात की गई है, अपील सीधा आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं। और साथ ही साथ विक्टिम को हेड करने का भी, या जो अभी लीगल प्रोविजन हमने देखा कि इसमें जो कॉमन इंटेंशन, कॉमन राइट जैसी चीज़ें ये भी अप्लाई होंगी। सेक्शन 18 बात करता है एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी किसी को भी इस केस में। ठीक है, कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है अरेस्ट करने से पहले। तो इन सब चीज़ों को आप लोग को रखना है, याद रखना है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।